हेलो। इस वीडियो में हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, दोहरी लेखा प्रणाली के बारे में, कि वो होती क्या है और साथ में उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं इस डबल एंट्री सिस्टम की। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या इसकी खामियां हैं, सीमाएं हैं, उसके बारे में हम करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने का एक तरीका है, एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा जो है हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली यही होता है कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसके ड्यूअल एस्पेक्ट को डबल एंट्री इसलिए बोला जाता है कि उसके ड्यूअल एस्पेक्ट को सर्च किया जाता है कि उसका एक डेबिट एक क्रेडिट, कि एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी ही अमाउंट से जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग उसके दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। हर एक डेबिट के लिए उतनी अमाउंट का क्रेडिट भी होना जरूरी है। एक अकाउंट में डेबिट, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट, तो इक्वल अमाउंट से डेबिट, इक्वल अमाउंट से क्रेडिट। तो जितनी जितनी भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के उनके ड्यूअल एस्पेक्ट्स की दो जो एस्पेक्ट्स हैं, दो जो अकाउंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। फिर उसमें से जो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, जिनको डेबिट किया जाना है, तो उसके लिए अपने रूल्स हैं, किन रूल्स, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली फिर वो आइडेंटिफाई करके एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे को जो है वो क्रेडिट किया जाता है। तो वो डबल एंट्री सिस्टम है। तो ये है क्या और किसने डेवलप किया, साथ में इसके क्या फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में हम करेंगे। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कि कब शुरू हुआ था, ये कैसे शुरू हुआ। तो ए बुक ऑन द डबल एंट्री वाज रिटन इन 1494 बाय लुकस पेकोली, अ रेजिडेंट ऑफ वेनाइस सिटी इन इटली। तो जो डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसका ओरिजिन हम मानते हैं कि ये जो है वो इटली में सबसे पहले शुरू हुआ था और वहाँ पर 1494 में लूकस पेकोली ने जो है वो सबसे पहले इसके बारे में जो है वो बताया था। तो उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग भी जो है वो उनको कहा जाता है। ही डिस्कस द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, की उसने जो है इस बुक में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनके दोनों एस्पेक्ट्स को, डेबिट क्रेडिट की दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हम जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। तो फिर उसके बाद क्योंकि बुक पॉपुलर थी, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी उसकी वजह से जो है वो बुक काफ़ी पॉपुलर होगी और उसकी फिर जो है उस बुक को फिर फर्दर जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि उस टाइम पे वो इटली में थी, हो सकता है कि दूसरी लैंग्वेज में हो, तो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसको ह्यूज ओल्ड कैस्टल ने जो है वो 1544 में जो है उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। लेटर ऑन उसके बाद फिर क्या हुआ, मैनी चेंजेस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम एंड फाइनली अ कंप्लीट बुक नेम्ड एज इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज रिटन ऑन दिस सिस्टम बाय एडवर्ड जोन्स इन 1785। तो क्या कि जैसे कि कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें डेवलप होने में जो है उसको फाइनलाइज होने में टाइम लगता है। अभी भी जो है वो समय के साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसकी, वो उसमें समय के साथ साथ बदलाव करती रहती हैं। बट काफ़ी सारे बदलाव होने के बाद जो है इसकी एक फाइनली जो कंप्लीट बुक जो आई, उसको एडवर्ड जोन्स ने 1785 में जो है लिखा था और उस बुक का नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स दिस सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय ऑल द प्रोग्रेसिव कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि इसकी अपनी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स थी, डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स थी, सबसे अलग थी, हटके थी और सभी रिकॉर्ड्स को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए कैपेबल था ये अकाउंटिंग सिस्टम। तो जिसकी वजह से जो है वो सभी कंट्रीज ने जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। तो डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या है कि जिसमें जो है वो हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस ड्यूअल एस्पेक्ट के बेसिस पर जो है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो कोई मशीनरी परचेज की, जब मशीनरी परचेज की उसके लिए फिर जो है हमारे पास मशीनरी आई होगी और मशीनरी को खरीदने के लिए हमने कैश पे किया होगा। तो कैश एंड मशीनरी दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक को डेबिट किया जाएगा, एक को क्रेडिट किया जाएगा। तो उसको जो है वो अकाउंटिंग जो रूल्स हैं हमारे, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसके बेसिस पर देखा जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो जैसे मशीनरी आ रही होती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन उसको डेबिट किया जाएगा, मशीनरी को डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो उस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, दोनों हो सकता है कि एक इंडिविजुअल हो, एक आइटम की बात हो रही हो, तो उसमें जो है
वो दोनों अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट्स जो है हर एक ट्रांजेक्शन से अफेक्ट होते हैं, और उन दोनों अकाउंट्स को, उसमें से एक को क्या करना है, डेबिट करना है, और दूसरे को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, और सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल जो है वो बराबर रहेगा, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। तो इससे क्या है कि मैचिंग करने में जो है वो हमें आसानी होती है, आसानी से जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। इसलिए जो है वो समय के साथ साथ जो है इस डबल एंट्री सिस्टम को सभी कंट्रीज ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स जिससे जो है वो इसका मीनिंग भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये सिस्टम क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो 2 पार्टीज, ईच पार्टी इज अफेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो इसमें कम से कम जो है वो 2 पार्टीज इसमें अफेक्ट होती हैं, और जो दोनों पार्टीज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, कि एक पार्टी को बेनिफिट मिल रहा होगा और दूसरी पार्टी जो है उस बेनिफिट को देने वाली होगी, एक को मिल रहा होगा, दूसरी उसको बेनिफिट को देने वाली होगी। तो फिर उसके हिसाब से, ताकि एक को डेबिट किया जा सके, एक को क्रेडिट किया जा सके। देन एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स, की जो भी ट्रांजेक्शन की जाएगी, अगर वो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो 2 पार्टीज अफेक्ट होंगी। तो जैसे मैंने बताया कि 2 पार्टीज भी हो सकती हैं, 2 अकाउंट्स भी हो सकते हैं, कि उसमें जो है वो इंडिविजुअल्स ना हो, पर्सनल अकाउंट ना हो, रियल और नॉमिनल अकाउंट भी हो सकते हैं, कोई हमारी एसेट्स और प्रॉपर्टीज की बात हो सकती है, इनकम एक्सपेंडिचर की बात हो सकती है। तो हर एक ट्रांजेक्शन से, जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उससे जो है वो 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग, कि हमने जो है वो बिल्डिंग रेंट पे ली हुई थी, उसका हमने रेंट पे किया, तो रेंट जो है वो खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, कैश हमारे पास से जा रहा है, उसको पे करने के लिए हमें कैश पे करना पड़ेगा। तो रेंट पेड, 2 चीज़ें आ गई उसमें, एक रेंट और दूसरा कैश, तो एक को डेबिट एक को क्रेडिट। तो रेंट एक्सपेंसेस है, उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से कैश जा रहा है तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये डिटेल में हम जो है वो आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, कि जो रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि उसके हिसाब से कैसे 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है हर एक ट्रांजेक्शन में, और किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, और किस तरह से उसको रिकॉर्ड करना होता है। बट यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें एटलीस्ट कम से कम जो है वो देखा जाएगा कि 2 अकाउंट्स उससे अफेक्ट होंगे, एक में जो है वो फायदा मिलेगा, दूसरे में जो है वो फायदा देने वाला होगा, फायदा या हमारे पास से कुछ जा रहा होगा, तो मतलब एटलीस्ट 2 अकाउंट्स उससे अफेक्ट होंगे। रिकॉर्डिंग इन 2 अकाउंट्स, जब 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे तो उसको जो है वो 2 जगह जो है वो 2 अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो अगर रेंट और कैश वाली जो हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, तो एक तरफ उसको रेंट अकाउंट में लिखा जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो कैश अकाउंट में लिखा जाएगा, तो दोनों अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्ड्स आर मेड फ्रॉम द एंगल ऑफ द पार्टी इन हुज बुक्स आर बीइंग रिकॉर्डेड। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हमने वो देखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि हम किस पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर जो है वो ए पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, और ए ने जो है वो पैसा बी को दिया, तो ए ने पैसा बी को दिया है, तो अगर ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस पैसे की पेमेंट की रिकॉर्डिंग करनी है, तो ए के पास से पैसा जा रहा है, तो ए जो है उस पैसे को क्रेडिट करेगा कि उसके पास से पैसा जा रहा है। और अगर वही पैसा बी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो बी को वो पैसा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, उस कैश को वो डेबिट करेगा। तो डिपेंड्स कि वो हमने जो है वो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स एज पर स्पेसिफाइड रूल्स, की इसके अपने स्पेसिफिक रूल्स हैं। पहले इसमें जो है वो डिफरेंट अकाउंट जो है उनकी क्लासिफिकेशन है, और हर एक अकाउंट के लिए जो है वो, हर एक टाइप ऑफ अकाउंट के लिए जो है वो स्पेसिफिक रूल है। उस स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग ही जो है वो बोथ एस्पेक्ट्स, जो भी दोनों अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो 2 एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो स्पेसिफाइड रूल है उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफाइड रूल्स बने हुए हैं। उन स्पेसिफाइड रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही जो है आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, नोट करेंगे। फॉर ईच ट्रांजेक्शन डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट। जैसे मैंने बताया था कि हर एक ट्रांजेक्शन, जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे, 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, तो उसमें एक को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। तो एक जिसको आपने डेबिट किया है, जितनी अमाउंट से उसको डेबिट किया है, उसी सेम अमाउंट से क्रेडिट भी किया जाएगा दूसरे वाले अकाउंट को। तो ये क्या है कि डेबिट अमाउंट, जितनी अमाउंट का डेबिट उतनी ही अमाउंट का क्रेडिट होगा। तो जितनी अमाउंट आपने डेबिट की है, सेम अमाउंट जो है वो क्रेडिट के लिए भी आएगी, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए ऐसा होगा। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे जो जिससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम
क्या है, किस तरह से उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, अगर इसके अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा मिलता है, तो इट अनेबल्स टू कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, की जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास। कि अगर हम कहते हैं कि कैश पे किया, अब पे किया तो आपने लिख लिया जी कैश पेड, अगर आपने जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे आपने रिकॉर्ड किया कि आपने कैश की पेमेंट की, या कैश बेसिस पे अगर आप रिकॉर्ड बना रहे हो तो आपने कैश पे किया, पर किसको किया, क्यों किया, उसके बारे में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। बट जो ड्यूअल एंट्री सिस्टम है तो उससे आपको पता चलेगा कि कैश पे किया तो किस चीज़ के लिए पे किया, आपने रेंट के लिए, टेलीफोन बिल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए, कोई फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, क्या चीज़ आपने ली है जिसके बदले में वो कैश पे किया, तो उससे कंप्लीट रिकॉर्ड, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस बिजनेस ट्रांजेक्शन की हमें मिल जाती है। तो पहले उसको साइंटिफिकली रिकॉर्ड किया जाता है, साथ में उसकी नरेशन लिखी जाती है, तो जिससे जो है कंप्लीट उस ट्रांजेक्शन को का कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास बन जाता है। टेल्स द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, की जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो रिजल्ट्स आने का मतलब कि उस वो जो ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं साल भर, जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तो वो यानी कि साल भर का मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड में, उस अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो रिजल्ट्स आइदर प्रॉफिट और लॉस, तो उससे हमें पता चल जाता है जब हम उसको फाइनली कंपाइल करते हैं, तो उससे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन टेल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप उसको जो है वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी आपका क्लोजिंग ईयर है, मतलब फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट है, उस डेट पे आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने आपके पास एसेट्स हैं, उस एसेट्स के ऊपर कितना क्लेम आउटसाइडर्स का है, कितना क्लेम जो है वो ऑनर्स का है, वो बैलेंस शीट से, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता चल जाता है। मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल, क्योंकि अब क्या है कि हम यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो इससे क्या है कि उन रिकॉर्ड्स को कंपेयर करना आसान हो जाता है, कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल होता है, क्योंकि सेम मेथड हमने यूज़ किया और सेम मेथड से जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। तो हम अपने अपने ही रिकॉर्ड्स को जो है वो ईयरली बेसिस पर, कि पिछले साल क्या था, उससे पहले साल क्या था, उससे पहले क्या था, तो उसके बेसिस पर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम उसको कंपेयर करना चाहें तो वो अपने जो है रिजल्ट्स को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। वो कंपैरिजन इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो है स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली ही जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके रिकॉर्डिंग में, तभी वो कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर, चांसेस जो है वो गलती के कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, तो गलती के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। साइंटिफिकली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं तो चांस कम रहता है कि आपने जो है वो गलत तरीके से उसको रिकॉर्ड किया हो। असेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब आप बनाते हैं इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अपना वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी जो है वो बनाती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी पता चल जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर नॉर्मली जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, बट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकती है, उससे उसको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कि जो उसने सामान प्रोड्यूस किया है पूरे साल के अंदर, तो उसकी कितनी कॉस्ट आई है, उसको भी हम यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं। कि क्योंकि हमें पता है कि हमने कौन कौन सा खर्चा किस किस चीज़ पे किया है, तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम जो है वो एक जगह पे लिख लेते हैं, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता चल जाता है। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो सारा इस एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो वो जो प्रॉफिट लॉस हमारे पास आया है, चाहे वो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसमें हम उसको एनालाइज करके पता चला सकते हैं कि किस वजह से वो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस वजह से वो नुकसान हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो हमारा अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो कौन से एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हुए हैं, अगर हमारा प्रॉफिट कम हुआ है तो कौन सी इनकम्स हमें जो है टाइमली नहीं मिली है, या हमारी जो है वो नहीं मिल पाई हैं, कम मिल पाई हैं। तो वो सारी चीज़ें है वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। कंट्रोल सिस्टम तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, तभी आप जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। और ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हमारे पास जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, और जिसके बेसिस पर हम कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी,
टैक्स अथॉरिटीज़ दे आर इंटरेस्टेड कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बेसिस पर कितना जो है उनसे टैक्स उनकी लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं तो हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सही प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल जाता है। जब सही प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चल जाता है तो ठीक जो हमारी एक्यूरेट कहें जिसको हम टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है उसके बारे में हम पता चला सकते हैं और आसानी से जो है उसकी पेमेंट की जा सकती है। क्योंकि टैक्स ना तो हमें कम पे कर सकते हैं, कम पे करेंगे तो फिर जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ हमारे ऊपर जो है क्लेम फाइल कर सकती हैं, और अगर हम ज़्यादा पे करते हैं तो ज़्यादा पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना हमारा प्रॉफिट बनता है, जितनी हमारी लाइबिलिटी बनती है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं और एक्यूरेट अमाउंट ऑफ टैक्स जो है हम पे कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक ऑब्जेक्ट एडवांटेजेस थे, फ़ायदे थे डबल एंट्री सिस्टम के। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है क्योंकि हर एक चीज़ के कहीं ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, तो इसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज की। जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या है कि आपके पास सेट प्रिंसिपल्स हैं और वो जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकता है, तो इसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो है वो हमारे पास हो जो उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता है। अगर उसका ऑडिट कराना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो डिग्री उसके पास होगी तब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है वो चेक कर पाएंगे। तो एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है। हर एक जो है वो अनस्किल्ड पर्सन जिसको हम कहें, तो वो अनस्किल्ड लोग जो है वो इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकते इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि स्पेसिफाइड रूल्स हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है हमें अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। देन लेंथी प्रोसेस कि आपका जो प्रोसेस है कि वो वन स्टेप प्रोसेस नहीं है कि कंप्लीट प्रोसेस है कि पहले जैसे आपको बताया हुआ है कि उसमें रिकॉर्डिंग की जाएगी, जनरल बुक में आप एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन होगी, पर्टिकुलर लेजर में उसकी ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर उसको समराइज़ किया जाएगा, समरी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसको आप एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करने के लिए जो है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाई जाएगी, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी। तो जो प्रोसेस है वो लेंथी और टीडियस और मुश्किल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको चलना पड़ता है कि वन स्टेप नहीं है कि आपने जो है वो सिंगल एंट्री की, उससे जो है आपको सारा कुछ पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट लॉस, लेन देन कितना बचता है, तो ऐसा नहीं होता। तो पूरा एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है, टीडियस हो जाता है। देन एक्सपेंसिव, अगर अब हम बात करें कि ये जो दो पॉइंट्स हैं अगर इसको मिला के देखा जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो मेथड जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है, यानी कि एक्सपर्ट लोग आपको रखने पड़ेंगे, और जो एक्सपर्ट स्किल्ड क्वालिफाइड ट्रेंड स्टाफ है दे डिमांड हाई सैलरीज की। अनस्किल्ड लोगों को जो है आपको कम सैलरीज पर, कम वेजेस पर जो है वो मिल जाते हैं। बट अगर स्किल्ड लोगों की बात की जाए, एक्सपर्ट लोगों की बात की जाए, ट्रेंड क्वालिफाइड स्टाफ की बात की जाए, तो उनको जो है आप को क्या है ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा सैलरीज पे करनी पड़ती हैं। और जब प्रोसेस लंबा हो तो फिर काम में समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी वजह से कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है। देन इट इज़ बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा। अब ये है कि हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, कि जैसे आपने कोई एसेट परचेज की तो उस एसेट को उसके कॉस्ट प्राइस पे जो है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल 50,000 की एसेट परचेज की, कोई मशीनरी है, इक्विपमेंट है, 50,000 का परचेज किया तो 50,000 आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, 50,000 का परचेज किया। बट इन केस की अगर उसकी 50,000 वाले की मार्केट वैल्यू जो है वो 60,000 हो जाती है तो आप उसको इंक्रीज नहीं करते, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो हिस्टोरिकल बेसिस पर रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जब हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर रखा हुआ है डाटा तो हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। एंड विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अपने यहाँ पर जो है वो इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उन ऑप्शंस को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने हिसाब से यूज़ कर लेती हैं और अपने प्रॉफिट और लॉस को जो है वो कुछ हद तक मैनिपुलेट कर पाती हैं। तो होता है विंडो ड्रेसिंग की जो एक्चुअल पोजीशन है उसको ना दिखा के कहीं पर कुछ मैनिपुलेशन करके जो है हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कम ज़्यादा कर लेते हैं, कि डिपेंडिंग कि हमें जो है वो किस चीज़ अपने प्रॉफिट को कम करके ज़्यादा फ़ायदा है, कम दिखाने से ज़्यादा फ़ायदा है या ज़्यादा दिखाने से फ़ायदा है, तो हम उसमें कुछ हद तक विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें जो है वो कहीं से कोई उधार लेना है तो उधार देने वाला सोचता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा होगा तभी उधार देने का फ़ायदा है। आपने क्या किया कि अपना जो स्टॉक था
था, जो अभी बिका नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक था, उसकी वैल्यूएशन हायर रेट पे कर दी, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं है उतना, बट आपने जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दिया है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ विंडो ड्रेसिंग। तो कई बार प्रॉफिट को बढ़ाना है, कम करना है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ इस तरह की वहाँ पर रहती हैं। तो ये कुछ बेसिक सी लिमिटेशंस हैं इसकी, बट उसके बावजूद भी जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं, उसके हिसाब से जो है वो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में, ज़्यादातर कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, और इससे जो है हम अपने सही रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू पिक्चर जो है वो हमें उसके प्रॉफिट एंड लॉस की, फाइनेंशियल पोजीशन की जो है वो मिल जाती है। तो जो भी इसके सेट प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन की सही स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जा सकते हैं। उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। डेबिट क्रेडिट्स सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तो इक्वालिटी के बेस पर हम जो है वो सारा अकाउंट्स को अपने टैली कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो में, जिसमें आपको बता दिया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, थैंक यू।